अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि परसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट में मौजूद कोई भी चीज़, उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग हासिल करने की या उसको मीनिंग देने की या उसको इंटरप्रेट करने की जो कोशिश करते हैं, या ये जो प्रोसेस है, इसे हम परसेप्शन कहते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन से मुराद वो तमाम कंडीशंस, कॉजेज, क्यूज, डिटर्मिनेंट्स या वो फोर्सेस हैं जो इस अंडरस्टैंडिंग के अमल पर असरअंदाज होती हैं। यानी जो परसेप्शन कॉज करती हैं, परसेप्शन की वजह बनती हैं। हम किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं, उस पर कई तरह के फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे थे। कई फोर्सेस, कई डिटर्मिनेंट्स, क्यूज, कंडीशंस उस पर असरअंदाज हो रही हैं। इन्हें हम फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन को समझने के लिए फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परसेप्शन ही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोगों के बारे में, अपने बारे में, शक्लों के बारे में, यानी फॉर्म्स, डेप्थ, डिस्टेंस, टाइम, मूवमेंट, सिचुएशंस, इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं और उसी अंडरस्टैंडिंग की बेस पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन को, यानी वो फोर्सेस जिनकी वजह से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, यानी ये परसेप्शन का प्रोसेस होता है, अगर उन फैक्टर्स को हम पहचान जाएं या उनको समझ लें, तो उसकी मदद से हम ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे, सिचुएशंस को ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा हमारी परसेप्शन में बहुत सारी जो खामियां हैं, उनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। परसेप्शन की जो कुछ इसमें खामियां भी होती हैं, उनको मैं इंशाल्लाह किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उनको हम उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि वो फैक्टर्स बेसिकली कौन से हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज वो कोई फिगर है, कोई फॉर्म है, डिस्टेंस है, कोई पर्सन है, टाइम है, मूवमेंट है, या दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली तीन चीज़ें मेनली इन्वॉल्व होती हैं। एक वो चीज़ खुद, यानी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, यानी उस ऑब्जेक्ट का कोई साइज होगा, उसका कोई कलर होगा, वो कितनी दफ़ा हमारे सामने आ रही है, ठीक है जी, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी उसमें उसके ब्राइट कलर्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है जी। वो मूव कर रही है या एक जगह पे स्टैटिक है, तो उस ऑब्जेक्ट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें उस ऑब्जेक्ट से मिल रही है, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट से हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन पर असरअंदाज होती है। दूसरा, परसीवर, परसीव करने वाला। ठीक है जी। सब्जेक्ट, वो बंदा खुद, उसका वो भी इस अंडरस्टैंडिंग पर असरअंदाज हो रहा है। ऑब्वियसली उसका एक इंटेलिजेंस लेवल है, उसकी कुछ नीड्स हैं, कुछ मोटिव्स हैं, कुछ उसकी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है जी। वो थका हुआ है या फ्रेश है, उसका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, जो चीज़ जिसको समझने की कोशिश वो कर रहा है। तो इससे रिलेटेड तमाम फैक्टर्स को हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं, यानी परसीवर से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं। तो परसीवर भी असरअंदाज हो रहा है, उसकी कई एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं जो अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन के प्रोसेस पर असरअंदाज हो रही है। और तीसरा वो सेटिंग है, आपको किस सेटिंग में रखा गया है। ठीक है जी। सेटिंग भी अफेक्ट करती है हमारी परसेप्शन को। ठीक है जी। आपको किस तरह का बैकग्राउंड नॉलेज उसके हवाले से दिया गया है, लोगों की उसके बारे में राय क्या है, ये सब चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग को असरअंदाज करती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर असरअंदाज होती हैं। ठीक है जी। तो जो सेटिंग या जो सोसाइटी हम उसे कह सकते हैं, उन्हें हम सोशल फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है जी। जिस सेटिंग में वो चीज़ मौजूद है, वो सेटिंग भी ओवरऑल उस पर असरअंदाज हो रही है, हमारी परसेप्शन के प्रोसेस पर असरअंदाज हो रही है। तो तीसरी किस्म के जो फैक्टर्स हैं वो सोशल फैक्टर्स हैं। इस वीडियो के अंदर मैं जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, यानी परसीवर की अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग पर असरअंदाज हो रही हैं, उनको डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स को सेपरेटली डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम बात करेंगे जी सब्जेक्टिव फैक्टर्स की, यानी फैक्टर से मुराद तो ऑल द क्यूज, कंडीशंस, डिटर्मिनेंट्स, फोर्सेस विच इफेक्ट आवर परसेप्शन
are called factors of perception. But all the conditions, forces, abilities, determinants within an individual or which are related to an individual or his personality or the subjective factors or internal factors. ठीक है जी. तो इंटरनल फैक्टर्स वो कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी में मौजूद हैं और हमारे समझने या अंडरस्टैंडिंग के जो प्रोसेस है उस पर असरअंदाज हो रहे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे जी फ्रेशनेस. अगर एक बंदा थका हुआ हो या एक बंदा फ्रेश हो तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो उनसी है वो एक सी नहीं हो सकती, या फ्रेशनेस का अंडरस्टैंडिंग पर असर पड़ता है. ठीक है जी. जितना कोई इंसान ज्यादा फ्रेश होगा उतनी वो ज्यादा अच्छे तरीके से किसी चीज को परसीव कर सकेगा. उसकी तमाम तर एनर्जीज, उसकी अटेंशन, उसकी फोकस, ठीक है जी, वो उसका साथ देंगी ज्यादा अच्छे तरीके से और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा बेहतर होगी बनिस्बत उस शख्स के जो फिटीग्ड है, थका हुआ है. ठीक है जी. तो फिटीग की निस्बत फ्रेशनेस जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है. जितना हम ज्यादा फ्रेश होंगे उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होगी या फ्रेशनेस हमारी अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करेगी. मिसाल के तौर पे आप जब क्लासेस ले रहे होते हैं तो एक आपकी पहले लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग और एक लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग. लास्ट लेक्चर तक आप फिटीग का शिकार हो चुके होते हैं. आपकी सेंसेस, बॉडी मूवमेंट्स, हर कोई भी चीज उस तरीके से आपका उतना साथ नहीं दे रही होती जितना आपकी फर्स्ट लेक्चर में साथ दे रही होती है. ठीक है जी. तो फ्रेशनेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज होता है. लिहाजा नेक्स्ट टाइम अब हम अगर इसे इंप्रूव करने की बात करें तो जब भी आप किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाहते हैं तो देखिए आप कितने फ्रेश हैं. इसीलिए कंटिन्यूस काम करने की बजाय ब्रेक्स लेना काम के दौरान ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इवन स्टडीज में भी. ठीक है जी. ताकि आप फ्रेश हो सकें, आपकी एनर्जीज बहाल हो सकें. ठीक है जी. तो जितने आप फ्रेश होंगे उतना आप किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर कर सकेंगे. ठीक है जी. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी इंटरेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट को हम इंटरनल अटेंशन का नाम भी दे सकते हैं. ठीक है जी. आप अंदरूनी तौर पर किस चीज को पसंद करते हैं, जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसी चीज पर आप ज्यादा तवज्जो देंगे. ठीक है जी. आपका जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत मुश्किल होगी या वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी. ठीक है जी. या आपको उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा. तो अगर आप ये साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आसान हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ज्यादा बेहतर होगी. और अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपके लिए इसको समझना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना, इसके टर्म्स को समझना, इसको मेमोराइज करना, कोई भी इस पर काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है जी. इसी तरह अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में आप देखें, जिस चीज़ में भी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. अगर आपका वीडियो गेम्स में या सोशल मीडिया की यूज़ में उनमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें बड़े एक्सपर्ट हैं. और अगर आप जैसे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, से का आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. अब इंटरेस्ट हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कई टाइप्स में. एक हो सकता है जी इनेट इंटरेस्ट और दूसरा हो सकता है जी लर्नड इंटरेस्ट. इनेट इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में आपका बाय बर्थ इंटरेस्ट हो. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक होना ही होना है, बाय बर्थ मौजूद है आप में, वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे खाना पीना वगैरह. तो भूखे का खाने में इंटरेस्ट नेचुरल सी बात है. लर्नड इंटरेस्ट वो है जो बाय बर्थ आप में मौजूद नहीं है, आपने अपने एक्सपीरियंस से उनमें इंटरेस्ट लेना सीखा है. ठीक है जी. वो साइकोलॉजी का नॉलेज हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स हो सकती हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है, वीडियो गेम्स हो सकती हैं, कोई और खेल हो सकता है. तो जिनमें भी आपने इंटरेस्ट लेना सीखा है वो लर्नड इंटरेस्ट हैं. ठीक है जी. इसके अलावा टेम्परेरी और परमानेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं. टेम्परेरी इंटरेस्ट होता है जिसमें आप सिर्फ तब तक इंटरेस्ट लेते हैं जब तक आपको उसकी ज़रूरत होती है, तो उसे हम आपका टेम्परेरी इंटरेस्ट कहेंगे. अगर आपने मार्क्स लेने के लिए सिर्फ साइकोलॉजी को पढ़ना है तो फिर आपको टेम्परेरी इंटरेस्ट होगा. लेकिन अगर आप अपना पर्पस फुलफिल होने के बाद भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो आपका परमानेंट इंटरेस्ट होगा. ठीक है जी. अगर आप और अपने सिलेबस से हटकर आप अगर कोई आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं, ठीक है जी,
उसको ज़्यादा टाइम देते हैं या डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं, इस पर डिस्कशंस करते हैं, तो ये आपका परमानेंट इंटरेस्ट होगा। तो परमानेंट इंटरेस्ट जितना आप जिसमें होगा आपका, वो आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन ज़्यादा बेहतर होगी। टेम्परेरी जिसमें इंटरेस्ट होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ठीक है जी। इसी तरह जो आपके इनेट इंटरेस्ट हैं उनमें आपका की परसेप्शन ऑब्वियस सी बात है, उसमें आपकी परसेप्शन ज़्यादा बेहतर होगी और जल्दी हो जाएगी। और जो लर्न इंटरेस्ट हैं उनको आपको लर्न करना पड़ेगा, वो आपको अपने अंदर उनकी परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है जी। इनेट वालों की तो बहुत हद तक पहले से मौजूद होती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी इंटरेस्ट। तीसरा है जी मेंटल एबिलिटी या मेंटल कैपेसिटी। मेंटल एबिलिटी या मेंटल कैपेसिटी से मुराद आपकी इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है। ये सब हमारी कैपेबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे माइंड की, ये लोगों में डिफर करती हैं। जिसका जितना ज़्यादा जिसमें मेंटल एबिलिटीज़ हाई होंगी उसकी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन भी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी, वो ज़्यादा रैपिड होगी। ठीक है जी। और जिसकी मेंटल एबिलिटीज़ लो होंगी उसकी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन भी जो उनसे वो उसी तरीके से नेगेटिवली इफेक्ट होगी। ठीक है जी। जिनका IQ ज़्यादा अच्छा होगा, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिनकी रीजनिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, ये तमाम स्किल्स जिनकी ज़्यादा अच्छी होंगी उनकी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन भी पॉजिटिवली इफेक्ट होगी, वो ज़्यादा इंप्रूव्ड या बेहतर होगी या जल्दी होगी। और जिनकी मेंटल एबिलिटीज़ कम होंगी उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्वियसली या परसेप्शन जो है नेगेटिवली इफेक्ट होगी। इसके अलावा जी 4th नंबर पे हम बात करेंगे नीड्स एंड मोटिव्स की। जैसे कि हमने इंटरेस्ट की दफ़ा बात की थी, इनेट इंटरेस्ट, कुछ चीज़ों में हमारा पैदाइशी तौर पर इंटरेस्ट है, तो वो हमारी नीड्स हैं। ठीक है जी, सर्वाइवल की नीड्स हैं। इसके अलावा भी जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, अब हमारी ज़रूरत शोहरत हो सकती है, पैसा हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, कोई भी चीज़ हमारी नीड हो सकती है, या कौन सी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, किन चीज़ों की वजह से हमारा काम करने का दिल करता है, किन गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपकी नीड्स, मोटिव्स, गोल्स वो आपकी परसेप्शन पर असरअंदाज होते हैं। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, अगर आप बहुत ही सिंपलेस्ट लेवल की एग्जांपल लें तो नॉलेज में जब आपकी स्टडीज़ में, एकेडमिक्स में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ में आपका इस्तेमाल नहीं होता। अलजबरा 6th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, तो आपको पता ही नहीं होता इसका काम क्या है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी। और वहीं अगर आपको से कि कोई डेली यूज़ में कोई परसेंटेजेस वगैरह, ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें आपको सिखाई जाएं तो उनको आपका सीखना आपके लिए आसान होता है। ठीक है जी। या और भी कोई साइंसेस से रिलेटेड या सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड वो बातें जो जिनकी प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंस है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उनको आप ज़्यादा बेहतर समझ लेते हैं। ठीक है जी। या जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है, जो आपका गोल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनकी परसेप्शन ज़्यादा बेहतर होती है। और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी, जो आपका गोल नहीं है, जो चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करती, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, आपकी परसेप्शन नेगेटिवली इफेक्ट होगी। ठीक है जी। नीड्स एंड मोटिव्स के बाद हमारे जी पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज होते हैं। एक चीज़ जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, उसके बारे में कोई नॉलेज रखते हैं और उससे रिलेटेड ही कोई नई चीज़ आ जाए, और एक बंदा किसी के लिए एक प्रॉब्लम आए या एक टॉपिक आए या कोई कॉन्सेप्ट आए या कोई चीज़ आए जिसके बारे में उसके पास प्रायर नॉलेज नहीं है, पहले से कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ में, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है जी। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास उससे रिलेटेड किस किस्म का नॉलेज है। आपका जिस किस्म का नॉलेज होगा, जिस किस्म का आपका एक्सपीरियंस होगा, उसी किस्म की आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है जी। आप किसी चीज़ के बारे में आप पहले से आपके पास उसके बारे में कोई जिस एस्पेक्ट का नॉलेज है या जैसा नॉलेज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आइंदा भी आपकी परसेप्शन उस पर वो चीज़ असरअंदाज होगी। ठीक है जी। और प्लस ये एक सिंपली एक बंदे का एक चीज़ के हवाले से पास्ट एक्सपीरियंस है और एक का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये चीज़ आपकी परसेप्शन पर असरअंदाज होगी। परसेप्शन के बाद जी मेंटल रेडीनेस या मेंटल सेट, जिस चीज़ के लिए आप पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हो, ठीक है जी, या जिस चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको समझना आपके लिए आप ज़्यादा जल्दी समझेंगे और ज़्यादा आसानी से समझेंगे।
और जिस चीज़ के लिए आप जहनी तौर पर तैयार नहीं हैं या जिस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है जी, उस चीज़ को समझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा या उसमें ज़्यादा देर लगेगी, ठीक है जी। तो मेंटल रेडीनेस या मेंटल सेट, इसकी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं। कुछ इसकी एग्जांपल जो हैं वो मैं कुछ ना फॉर्म्स की शक्ल में, कुछ शेप्स की शक्ल में, डायग्राम्स की शक्ल में आपको ग्रुप वगैरह में शेयर कर दूंगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। और वैसे भी बाय अपनी कॉमन सेंस से भी आप जानते हैं कि जिस चीज़ का प्रायर नॉलेज या पास्ट एक्सपीरियंस आपको होगा, आइंदा उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आपके लिए आसान होगी। जैसे कि आप लोगों ने साइकोलॉजी, जिन लोगों ने बिल्कुल ही नई पढ़ी है या जिनके लिए एक नया टॉपिक है, या जैसे मेरे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो माइनर सब्जेक्ट्स के हैं, ठीक है जी, तो उनके लिए ये बहुत ही एक मुश्किल सब्जेक्ट होता है। और अगर जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से इसके हवाले से बहुत सी बातें जो जानते हैं, उसके लिए इसको समझना बहुत आसान होगा, ठीक है जी। और दोनों का पर्सपेक्टिव, फिर डिसीजन भी अगर देखें इसके बारे में, एक जिसके लिए नया नॉलेज है वो कहेगा ये बड़ा टफ किस्म का सब्जेक्ट है, एक जो इसके बारे में पहले से कुछ जानता है वो कहेगा ये वाला टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, तो बड़ी आसान सी बातें की जा रही हैं, ठीक है जी। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज होते हैं। और लास्टली मैं एक और चीज़ जिसको डिस्कस जो हमारे परसेप्शन पर असरअंदाज हो सकती है, दैट इज़ एज। एज या जितना हमारा एक्सपीरियंस उसके हवाले से है, या सिंपली अगर एज की बात कर ली जाए, एक छोटे बच्चे की, एक एडल्ट की और एक ओल्ड पर्सन की एक ही चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। अक्सर इसमें उनकी मेंटल कैपेसिटी, इंटरेस्ट और इसके अलावा उनकी एज का भी सीधा सीधा रोल होता है, ठीक है जी। कोई शख्स एज के किस हिस्से में है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, क्योंकि मुख्तलिफ एजेस के लोग किसी भी एक चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में प्रोसेस करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ होते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं, उनके इंटरेस्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, उनकी नीड्स एंड मोटिव्स मुख्तलिफ होती हैं। इसी एतबार से हर कोई अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। तो एज भी हमारी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन पर असरअंदाज होता है। तो ये थे हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन, यानी परसीवर की पर्सनैलिटी में मौजूद कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज होती हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह मैं ऑब्जेक्टिव और सोशल फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।